हेलो, नमस्कार सभी को। कृषि रसायन विज्ञान का पहला अध्याय अपनी कर रहे हैं मृदा। उसके बाद खनिज, चट्टानें, मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इसके अंदर अपने मृदा की परिभाषा के बारे में जाना। पीछे की जो क्लास हुई उसके अंदर मृदा की क्या विशेषता है, क्या गुण है, उसके बारे में अध्ययन किया। मृदा के क्या कार्य हैं, क्या वो अपने काम आती है मृदा, उसके बारे में अध्ययन किया। मृदा का पादप को वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में अपने अध्ययन किया। उसके बाद आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं उसी चैप्टर को आगे करते हुए मृदा अवयव, यानी कि अवयव का मतलब हो गया कि मृदा के अंदर कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, कितने परसेंट उसके अंदर जल पाया जाता है, कितने प्रतिशत जल पाया जाता है, कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ होते हैं, कितने प्रतिशत उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कितनी उसके अंदर वायु होती है। इस तरीके से अपने यानी कि मृदा के अंदर क्या क्या कुछ मिला हुआ होता है उसके बारे में मृदा अवयव के अंदर अपने अध्ययन करेंगे। तो मृदा प्रणाली में तीन अवस्थाएं, यानी कि मृदा के अंदर तीन अवस्थाएं होती हैं। ठोस रूप के अंदर भी कुछ ना कुछ मृदा के अंदर मिला हुआ होता है, द्रव के रूप के अंदर भी जैसे जल होता है, एवं गैस के रूप के अंदर भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन गैस इसके अंदर पाई जाती है मृदा के अंदर। पौधों को खाद्य तत्व प्रदान करने की दृष्टि से केवल ठोस एवं द्रव अवस्था ही महत्वपूर्ण है। यानी कि पौधे हैं जो उस मृदा के अंदर बोए जाते हैं, लगाए जाते हैं, उनको कोई भी तत्व, कोई भी उनको खाने के लिए, उनको ऊर्जा के लिए, उनका निर्माण के लिए, विकास के लिए कोई भी तत्व अगर अपने उनको पहुंचाना है तो वो ठोस रूप के अंदर या फिर वो द्रव अवस्था के अंदर पहुंचते हैं। मृदा के ठोस अवयव महीन अवस्था में होते हैं, नहीं कि बिल्कुल ही बारीक कण होते हैं मृदा के ठोस के रूप में, बहुत ही महीन कण, बारीक कण होते हैं। मृदा आयतन का लगभग 50% भाग ठोस पदार्थों से घिरा रहता है। अब अगर अपने से पूछे कि मृदा के अंदर ठोस पदार्थ कितने प्रतिशत तक होते हैं, ठोस पदार्थ मृदा के अंदर 50% तक होते हैं, और बाकी का जो भाग बचा जिसके अंदर जल और वायु है, जल और वायु है, वो दोनों मिलकर ही 50% होती हैं। अकेला जो ठोस भाग है वो 50%, और जो शेष भाग है जिसमें जल या वायु उपस्थित रहती है, जैसे रंध्रावकाश भी कहते हैं। तो ये नाम भी बोला जा सकता है कि रंध्रावकाश की कितनी मात्रा होती है मृदा के अंदर, तो बोलेंगे 50%। और पूछे कि ठोस कितने होते हैं तो भी 50%। अगर पूछे कि जल और वायु कितने होते हैं तो 50%। मृदा के मुख्य 4 अवयव होते हैं। खनिज पदार्थ जो उसके अंदर मृदा के अंदर मिले हुए होते हैं, कार्बनिक पदार्थ जैसे कैल्शियम के बारे में या मैग्नीशियम इस तरीके से अपने अध्ययन किया था, तो वो हो जाएंगे कार्बनिक पदार्थ। उसके बाद इसके अंदर जल मिला हुआ होता है मृदा के अंदर, और मृदा के अंदर वायु जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये वायु उसके अंदर मिली हुई होती हैं। तो 4 प्रकार हैं। अगर पूछे कि मृदा के मुख्य अवयव कौन से हैं, मुख्य अवयव अगर आपने से पूछ रहा है तो मुख्य अवयव उसके अंदर 4। पहला खनिज पदार्थ, दूसरा कार्बनिक पदार्थ, तीसरा जल, चौथा मृदा वायु। ये 4 पदार्थ होते हैं मृदा के मुख्य अवयव के रूप में। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। ये चार्ट आप देख रहे हो, मृदा के जो मुख्य अवयव है यहाँ पे आ जाएगा ठोस 50%, रंध्रावकाश 50, जिसके अंदर क्या होता है 25% द्रव होता है, जल होता है, और 25% उसके अंदर वायु होती है। तो ये आ जाएगा इसका रंध्रावकाश। अब ठोस के अंदर क्या कुछ होगा, ठोस में खनिज पदार्थ भी होंगे जैसे तांबा, लोहा वगैरह होते हैं, और कार्बनिक पदार्थ भी होंगे, ठीक है, जैसे कैल्शियम है, कार्बोनेट है, इस तरीके से सोडियम वगैरह होते हैं कार्बनिक पदार्थ, वो भी इसके अंदर मिले हुए होंगे। अब खनिज पदार्थ पूछे तो 45%, 50 में से 45% क्या होगा, खनिज पदार्थ होंगे, और बाकी जो 5% है वो क्या होगा, इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ के रूप में पाया जाएगा। अब खनिज पदार्थ के अंदर भी एक क्रिस्टलाइट्स होता है और एक कोलाइट्स होता है। ये अपने पीछे की क्लास के अंदर अध्ययन कर चुके हैं कोलाइट्स के बारे में। और कार्बनिक पदार्थ तो एक तो ह्यूमन्स होते हैं, जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ह्यूमन्स के बारे में अपने अध्ययन कर चुके हैं। कार्बनिक पदार्थ के बारे में पीछे जो अपने अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा के अंदर अध्ययन किया, उसके अंदर ह्यूमन्स एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थ जैसे जीवाश्म पदार्थ बोला था। और उसके बाद जीवित सूक्ष्म जीव, जीवित सूक्ष्म जीव जो अपने जीवाश्म पदार्थ होते हैं
उनको अपघटित करते हैं, उनको विच्छेदित करने का काम करते हैं, वो ये सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो। उसके बाद मृदा में जल एवं वायु का अनुपात 50-50% होता है, यानी कि दोनों बराबर हिस्से के अंदर होती है 25-25%, और इनका अनुपात देखें तो 50-50। परंतु मौसम एवं वातावरणीय कारकों के कारण इनका अनुपात घटता बढ़ता रहता है। मौसम के अंदर अगर मान लो कि वर्षा होती है तो जो जल की मात्रा वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इस तरीके से अगर वातावरण के अंदर थोड़ा बहुत अगर चेंज होता है तो ये जो मृदा और वायु जल और वायु का जो अनुपात है वो थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है। उसके अंदर बाद में अपने को ये आयताकार संगठन दिखाया गया है। अगर प्रश्न आता है कि मृदा का आयताकार संगठन प्रदर्शित कीजिए, मृदा का आयताकार संगठन प्रदर्शित कीजिए, तो इस तरीके से अपने को ये संगठन प्रदर्शित करना है। 25% है अपना खनिज पदार्थ, 5% है कार्बनिक पदार्थ, 25% है जल और 25% है वायु, 45% अपना खनिज पदार्थ है। अब खनिज पदार्थ क्या होते हैं, क्या कुछ मिला हुआ होता है, खनिज पदार्थ किसे कहते हैं, उसके बारे में मृदा में खनिज पदार्थों का आकार एवं संगठन उनके पैतृक पदार्थों के अनुसार होता है। यानी कि जैसी चट्टानें होंगी उन चट्टानों के अंदर किस प्रकार के खनिज पदार्थ मिले हुए होते हैं, जैसे उन चट्टानों के अंदर मिले हुए होंगे वैसे ही उस मृदा के अंदर मिला हुआ होता है। जैसी वो चट्टानें होंगी तो उसी प्रकार की वो मृदा होती है। जे खनिज पदार्थ चट्टानों के अपक्षय यानी कि टूटने से प्राप्त होते हैं। ठोस भाग के 90% भाग से अधिक भाग में खनिज पदार्थ होते हैं, यानी कि जो ठोस भाग होता है उसका 90% देखा आपने। ठोस भाग कितना है, सारा ठोस भाग 50%। अब 50% में से 45% यानी कि लगभग उसका 90% जो भाग है उसके अंदर खनिज पदार्थ होते हैं। बाकी का जो 10% उसमें कार्बनिक पदार्थ जो कि विभिन्न प्रकार के कणों में पाए जाते हैं। मृदा में कंकड़, पत्थर, बालू, सिल्ट, मृत्तिका में इसका अंश पाया जाता है। मृदा में बालू एवं सिल्ट अंश में सबसे अधिक मात्रा में खनिज क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार है। मृदा में मृत्तिका अंश में द्वितीयक खनिजों की प्रधानता होती है। मृदा के खनिज पदार्थों में लगभग 90% सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन एवं ऑक्सीजन होती है। तो ये खनिज पदार्थों के बारे में आ जाएगा। क्वार्ट्ज, फेल्सपार जो चट्टानों का प्रकार होगा। उसके बाद इसके अंदर द्वितीयक पदार्थ जो होते हैं उनकी प्रधानता होती है, और सिलिका और एल्यूमिनियम, आयरन, ऑक्सीजन वगैरह ये 90% तक पाए जाते हैं। उसके बाद आता है कार्बनिक पदार्थ है जो मृदा में कार्बनिक पदार्थ पौधों एवं पशुओं के अवशेषों के सड़ने गलने के फलस्वरूप 3 से 5% भारात्मक भाग के रूप में रहते हैं। यानी कि जो 50% कुल था ठोस भाग, कितना था, सारा जो ठोस भाग था वो था अपना 50%। टोटल ठोस भाग 50% है। 50 में से 45 तो ये आ जाएगा खनिज पदार्थ, और बाकी का जो 3 से 5% है वो कार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थ कैसे बनता है, पेड़ पौधों के अवशेषों, जीव जंतुओं के सड़ने गलने से इनका निर्माण होता है, जिनका बाद में विघटन होता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा या विच्छेदन होता है, और वहां से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। मृदा में सूक्ष्म जीवों के निरंतर विच्छेदन से मृदा की उत्पादकता बनी रहती है। कार्बनिक पदार्थ मृदा में पोषक तत्वों को प्रदान करता है। मृदा वातन में बढ़ोतरी होती है, यानी कि मृदा के अंदर वायु का आदान प्रदान है वो बढ़ जाता है। जल धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, और उसकी जो भौतिक संरचना है, जो उसके कण है वो भी अच्छे हो जाते हैं, उसकी भौतिक दशा के अंदर सुधार हो जाता है। मृदा कार्बनिक पदार्थ प्राय आंशिक विच्छेदन के रूप में या सड़े गले पदार्थ या इसको अपने ह्यूमन्स के रूप में पाए जाते हैं। ये जो कार्बनिक पदार्थ है वो ह्यूमन्स के रूप में मृदा के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद अपना आता है मृदा जल। मृदा जल के बारे में, जल तो आपको पता ही होगा कि मृदा के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मृदा जल का हिस्सा आयतनानुसार 25% होता है। मृदा के अंदर 25% जल होता है। जल मृदा रंगरावकाशों में परिवर्तनीय बलों की मात्रा से धारित होता है। पौधों के लिए मृदा जल की भूमिका अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल लवणों एवं पोषक तत्वों के साथ विलयन बनाकर पौधों को पोषित करता है, यानी कि जो कार्बनिक या खनिज पदार्थ मृदा के अंदर पाए जाते हैं वो पेड़ पौधों तक पहुंचते हैं तो वो इस जल के अंदर घुलकर ही पहुंचते हैं। मृदा संरचना, मृदा गठन, कार्बनिक एवं अकार्बनिक मृदा, कोलाइड्स की प्रकृति, रंगरावकाशों की मात्रा आदि पर मृदा जल निर्भर करता है। उसके बाद है मृदा वायु। रंगरावकाश
में मृदा वायु का आयतन 25% हो, यानी कि 25% तक मृदा पाई जाती है। मृदा वायु रंध्रावकाशों में उपस्थित रहती है, इस कारण इसका वितरण असमान होता है। मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.3%, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% से अधिक होती है। जल वाष्प से संतृप्त रहती है, इसमें ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल से कम होती है। मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा गहराई के साथ बढ़ती है एवं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जैसे अपनी मृदा के अंदर नीचे के संस्तरों में जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बढ़ती जाती है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होती जाती है। उसके बाद है पृष्ठ मृदा एवं अपमृदा, यानी कि पृष्ठ मृदा कौन सी होती है? जो ऊपरी परत होती है जहाँ पे अपने जुताई वगैरह करते हैं, पृष्ठ मृदा, और उसके नीचे वाली जो सतह होती है वो अपमृदा कहलाती है। तो पृष्ठ मृदा मृदा की ऊपरी परत जिस पर कृषि कार्य करते समय औजार मशीनरी आदि चलाते हैं। ठीक है, मृदा की जो ऊपरी परत है जहाँ पे कृषि कार्य करते समय औजार मशीनरी आदि चलाते हैं, पृष्ठ मृदा कहलाती है। यह परत 0 से 15 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कि 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक नीचे गहराई तक होती है एवं उपजाऊ होती है। ऊपरी सतह से नीचे की परत जो पैतृक पदार्थ तक गहरी होती है अपमृदा कहलाती है, यानी कि उसके बाद नीचे की जो परत है वो क्या कहलाएगी? अपमृदा कहलाती है। अब इनके अंदर अंतर है पृष्ठ मृदा और अपमृदा के अंदर। तो पृष्ठ मृदा में देखो, पहला यह पूर्ण रूप से अपक्षयित होती है, यह मृदा आंशिक अपक्षयित होती है। दूसरा है इस मृदा में मृदा वातन अच्छा होता है, मृदा वायु एवं वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान अच्छा होता है क्योंकि ऊपरी परत होती है इसलिए। और इसमें मृदा जो अपमृदा है इसमें मृदा वातन अच्छा नहीं होता एवं गैसों का आदान प्रदान भी कम होता है क्योंकि नीचे के संस्तरों को कहते हैं, इसलिए वहां पे कम मात्रा के अंदर होता है। तीसरा है इस मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, तो इस तरफ आ जाए कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा है वो अपेक्षाकृत कम होती है। चौथा है मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या एवं क्रियाशीलता अधिक होती है क्योंकि ऊपरी परत है वहां पे वायु वगैरह फुल मिलती रहती है, सूक्ष्म जीवों को जल मिलता रहता है तो उनकी क्रियाशीलता भी अधिक होती है, और जो अपमृदा है उसके अंदर ऐसा कम होता है। पांचवा है उपजाऊ मृदा है एवं अधिकतम पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऊपरी पृष्ठ होता है तो ये उपजाऊ होती है और इसके अंदर ही ज्यादातर पोषक तत्व पाए जाते हैं। और जो अपमृदा है जो कम उपजाऊ होती है और इसमें अंदर जो पोषक तत्व है वो भी कम उपलब्ध होते हैं। छठा है इस मृदा का रंग गहरा भूरा या भूरा होता है, यानी कि या तो गहरा भूरा होगा या भूरे रंग की होगी। और जो अपमृदा है इसका रंग हल्का या हल्का पीला होता है। उसके बाद है सातवां धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है, यानी कि धनायनों को धारण करने की क्षमता अधिक होती है और इस तरफ क्या हो जाएगा, धनायनों को जो विनिमय क्षमता है वो कम होती है। तो आज के पाठ में इतना ही। आगे अपने मृदा परिषेदी का या सॉइल प्रोफाइल के बारे में अध्ययन करेंगे, किस तरीके से मृदा के संस्तर होते हैं, तो उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुभ दिन, धन्यवाद।